वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। राज्य व्यवस्था की श्रृंखला हमने आरंभ की थी और उसमें कुछ लेक्चर आपको दे दिए गए थे। वीडियो के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। कुछ लोग ये पूछते हैं कि समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा। ये छोटे छोटे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे हर सब्जेक्ट के। जीएस का हर विषय इसमें कवर किया जाएगा। ये राज्य व्यवस्था वाला है, ऐसे ही आप विज्ञान का देख सकते हैं, भूगोल का देख सकते हैं, इतिहास का देख सकते हैं, सब कुछ मिलेगा और मिल भी रहा है, लगातार रहेगा। अंत में जितने भी लेक्चर आप देख रहे हैं इन्हें कंपाइल करके एक बड़ा मास्टर वीडियो, पापा वीडियो भी दिया जाएगा, तो उसके लिए आप अंतिम में निश्चिंत रहिएगा। रिवीजन के लिए आपको इकट्ठे मिल जाएगा। लेकिन सलाह यही है कि छोटे छोटे लेक्चर जो है इनको तैयार करते जाइए। तैयारी आपकी जब थोड़ी थोड़ी करके होती रहेगी ना, तो एक साथ बड़ा पहाड़ आपको नहीं रटना होगा या तैयार करना होगा। और ऐन वक्त पे कुछ भी तैयार नहीं होता है, उस समय सिर्फ घबराहट होती है। तो काम पहले से ही जारी रखना है। शुरू करते हैं। अब इसमें हम इस समय अनुच्छेदों को देख रहे थे और संविधान के अनुच्छेदों में हमने 167वें तक देख लिया था, जहां राज्यपाल को जानकारी देने से संबंधित जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं उनका वर्णन था। पीछे हमने प्रधानमंत्री के ऐसे ही कर्तव्यों को देखा था। अब यहाँ से शुरू होता है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का अपना विधानमंडल होता है और वो कैसे काम करता है, क्या चीज़ें कहाँ पर होती हैं, वो देखें। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 168। इस क्रम में यहाँ देख रहे हैं आप राज्यों के विधानमंडलों का गठन, और उसके बाद राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन और सृजन दोनों ही। इसका जो प्रावधान है वो 169वें आर्टिकल में आपको दिखाई देता है। 170वां अनुच्छेद आपको बताता है विधानसभा की संरचना के बारे में, और विधान परिषदों की संरचना के बारे में अनुच्छेद 171 में जानकारी प्राप्त होती है। विधान परिषदें हर प्रदेश में मौजूद नहीं है, कुछ में है और कुछ में नहीं है। इसके बाद आप देखें 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि कितनी होगी, कब तक वो काम करेंगे, कब उनका अवसान होगा, ये सब चीज़ें। साथ में अर्हता की बात आती है, तो 173वां आर्टिकल जो है वो आपको बताएगा कि राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या अर्हता अर्थात क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे मानदंड हैं जिन्हें कि आपको वहाँ पार करना होगा, उस पर खरा उतरना होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं 174वें को। यहाँ पर राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, इन तीन चीज़ों का प्रावधान आपको दिखता है। 175 सदन या सदनों मतलब दोनों, उनके अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। जैसे पीछे आपने देखा था ना कि संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो उनका एक संयुक्त जो बैठक है या अधिवेशन है उसको आयोजित करना, या अभिभाषण राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, तो ठीक वैसे ही यहाँ राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि की हैसियत से वो ठीक उसी तरीके से काम करता है। हालांकि राष्ट्रपति जितने अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होते। अब इसके बाद आप देखें कि विशेष अभिभाषण का जो राज्यपाल के प्रावधान है वो है 176वें में। तो 175 और 76 दोनों एक ही बात के दो पक्ष दर्शाते हैं। इसके बाद 177वां अनुच्छेद है 177, यहाँ आप देखें, और इसमें वर्णन किया गया है सदनों के बारे में, मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों के बारे में। और 178वां जो आप देख रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसमें हमें पता लगते हैं कौन हो सकता है, ये सब दिया है। अब साथ में ये भी बात बताई गई है, जब आप किसी पद की बात करते हैं तो पद के खाली होने, भरने की प्रक्रिया, इन सब से संबंधित चीज़ों का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त हो जाता है, वो अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं या उन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो वो परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, मतलब कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो ऐसी मतलब इस तरीके की सिचुएशन को दर्शाती हैं, तो उनका वर्णन आपको 179 में दर्शाया जाता है। इसके बाद है 180 संविधान का अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने और अध्यक्ष के रूप में काम करने की जो उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की शक्ति है उसका ब्यौरा यहाँ से प्राप्त होता है। और 181 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प यदि विचाराधीन है, विचार के अधीन है, भी उस पर विचार चल रहा है, तो वह पीठासीन नहीं हो सकता। बिल्कुल वही लोकसभा राज्यसभा वाला पैटर्न यहाँ चल रहा है। जब तक उसके ऊपर अंगुली उठी हुई है, आरोप लगा हुआ है, आरोप भले न सिद्ध हो, लेकिन तब तक आरोप से जब तक वो बरी नहीं हो जाता तब तक वो पीठासीन यानी पद का जो अधिकार है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। अब इसके बाद 182 को देखते हैं। तो 182 नंबर का जो आर्टिकल है वो ये बताता है कि विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होगा, ठीक वैसे ही जैसे अपनी राज्यसभा में होता है। आगे जो नंबर है उसमें आप देखेंगे सचिवालय के बारे में। ठीक है, विधानमंडल का अपना एक सचिवालय होता है प्रत्येक राज्य में। तो इसमें जो वर्णन है वो 187 में यानी 187वें अनुच्छेद में प्राप्त होता है।
188 को देखते हैं, सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का इसमें प्रावधान है। और 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों इत्यादि के होते हुए सदन के कार्य करने की शक्ति कैसी होती है, कितनी होती है, वो सब इसमें हम देखते हैं। साथ में ये भी है कि गण पूर्ति कैसे होती है। स्थान अगर रिक्त होते हैं तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो 190 और 191 वाला जो है उसमें निरअर्हता का वर्णन है। अर्हता को हमने पीछे देखा था, वैसे ही निरअर्हता जो है उसका ब्यौरा हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और 192वें नंबर का आर्टिकल जो है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है, मतलब सदस्यों की जो निरअर्हता है उससे संबंधित प्रश्नों के विनिश्चय की बात यहाँ पर की गई। नेक्स्ट यहाँ देखिए 193 यानी 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हित न होते हुए या निरअर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति, और वो प्राप्त कहाँ से होती है? वो प्राप्त होती है 193 से यानी 193वें अनुच्छेद से। अगला जो हमारा अनुच्छेद है उसे आप देख रहे हैं, ये 194 है, आर्टिकल नंबर 194। और विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की जो शक्ति है और शक्तियों के साथ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो वो सभी इसमें वर्णित है। और कोई भी आदमी ऐसे तो काम नहीं कर सकता, उसे कुछ न कुछ पगार चाहिए होगी, मेहनताना चाहिए होगा, तो वेतन का जो प्रावधान है और भत्तों का जो प्रावधान है सदस्यों के लिए, उसका ब्यौरा हमें प्राप्त होता है 195 यानी 195वें अनुच्छेद से। ये आपने देखा। इसके बाद आप देखें कि 196 में कहा गया है कि विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने से संबंधित जो उपबंध हैं वो दिखाई देते हैं। और धन विधेयक के बारे में देखिएगा ध्यान से, तो धन विधेयकों से संबंधित विभिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन यहाँ पे क्या है, उसे बाधित कर दिया गया, उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। साथ में 198 जो है ये बताता है कि धन विधेयकों के संबंध में कौन सी विशेष प्रक्रिया होती है, उसके बारे में जानकारी। और धन विधेयक असल में है क्या, किस विधेयक को हम धन विधेयक कहेंगे, सबको नहीं कह सकते, तो उसकी जो एक संवैधानिक परिभाषा है वो हमें प्राप्त होती है 199वें अनुच्छेद से यानी 199 से। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 200, विधेयकों पर अनुमति कौन देता है, कैसे मिलती है, वो सब। और विचार के लिए जब विधेयकों को आरक्षित किया जाता है तो उससे संबंधित जो प्रावधान है, मतलब नियम कायदे हैं, वो 201वें अनुच्छेद में दिए हुए हैं। इसके बाद है 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट की बात की जा रही है, ये राज्यों से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद 203 यहाँ प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया की बात है। और विनियोग विधेयक का जो प्रावधान है वो 204 में हमें दिखता है। 205 जो है ये अनुपूरक और अतिरिक्त जो अनुदान होते हैं, अनुदान इत्यादि होते हैं, उनका ब्यौरा देता है, जबकि अनुदानों से ही संबंधित आपका 206 भी है। ठीक है, 206 जो आर्टिकल नंबर है इसमें लेखानुदान का वर्णन आपको मिलेगा, साथ में प्रत्यय अनुदान जो है उसका वर्णन प्राप्त होगा, और अपवादानुदान भी एक चीज़ होती है, उसका भी ब्यौरा आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये सब आप देखेंगे 206 में। इसके बाद है 207, यहाँ देखिएगा, ये वित्त विधेयकों के बारे में कुछ विशेष उपबंधों की जानकारी हमको देता है। और प्रक्रिया के नियम जो है उनका वर्णन 208 में है, जबकि 209 जो है इसमें वित्तीय कार्य संबंधी जो प्रक्रिया है, विधि द्वारा विनियमन है, वो सब आपको दिखाई देगा। और विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है, भाषा से संबंधित जो प्रोविज़न है वो आपको दिखता है 210 में, 210वां जो अनुच्छेद है उसमें प्राप्त होता है। 211वें में चर्चा पर निर्बंधन की बात की गई है विधानमंडल में, और न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती, ठीक वैसे ही जैसे वहाँ हमने संसद की कार्यवाहियों के संदर्भ में देखा था। काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हुई हैं, मतलब मिलती जुलती हैं। तो अगर पूरी पॉलिटी में आपको कुछ जो चैप्टर हैं वो आपस में मेल खाते हुए दिखाई दें, जैसे राष्ट्रपति आप पढ़ते हैं तो साथ में राज्यपाल, लोग सलाह देते हैं कि कॉम्बिनेशन किसका किसका बनाया जाए, तो यहाँ जब कॉम्बिनेशन आपस में मैच करता है ना तो चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना आसान हो जाता है। इसके बाद 213वें नंबर के अनुच्छेद को आप यहाँ पर देख रहे हैं, और विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल के पास पावर होती है, जैसे राष्ट्रपति को हमने पीछे देखा था। अब यहाँ तक बात जो विधानमंडल की है वो समाप्त होती है। अब यहाँ से हम उच्च न्यायालय की चर्चा करेंगे, यानी हाई कोर्ट। तो 214वां, चूंकि हम राज्य के संदर्भ में बातें कर रहे हैं तो यहाँ राज्य से संबंधित न्यायालयों की चर्चा हो रही है। तो 214वां जो अनुच्छेद है वो ये बताता है कि राज्यों में उच्च न्यायालय होगा, यानी हाई कोर्ट होंगे। और 215वां अनुच्छेद ये बताता है कि उच्च न्यायालय असल में अभिलेखीय न्यायालय, ठीक है, और इनके गठन की प्रक्रिया जो है उसका वर्णन 216 में दिखाई देता है, जबकि 217वां जो आर्टिकल है उसमें आपको उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो शर्तें होती हैं, उसके पद से संबंधित जो शर्तें होती हैं उसका वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे 218 को आपने देखा, यहाँ पे 217 तक हमने देख लिया था। 218वां जो है उसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध हैं, और उच्च न्यायालय में वो लागू कैसे होंगे, उनकी जो प्रक्रिया है उसका ब्यौरा, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा जो शपथ ली जाती है अपने पद के
पद पर आसीन होने से पहले वो शपथ ग्रहण करते हैं। तो शपथ और प्रतिज्ञान का जो वर्णन है वो 219 में प्राप्त होता है। 220वां आर्टिकल आपको बताता है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। ऐसा नहीं है कि वो मनमानी जगह पे जाके काम कर सकते हैं। अगर वो स्थायी न्यायाधीश के पद पे उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं तो ऐसी स्थिति में वो मनमानी जगह जाके कार्यरत नहीं हो सकते हैं। तो इनसे संबंधित कई सारी प्रक्रियाएं हैं, बाध्यताएं हैं, तो वो आप देख रहे हैं। न्यायाधीशों के वेतन आदि 221। वैसे भी आप मोटे तौर पे जानते हैं किसी भी प्रशासनिक या शासकीय पद पे अगर कोई है, न्यायिक पद पे है, तो उसमें वो अतिरिक्त लाभ के जो अवसर हैं उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता है। मतलब किसी अन्य लाभ के पद पे वो नहीं विराजमान होना चाहिए, ये शर्त होती है। हालांकि लोग इसका पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं। बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग, अब वो नौकरी नहीं ज्वाइन करते हैं लेकिन वो अपना यूट्यूब चैनल बना लेंगे या अपने कोर्स बेचना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होता है, उन्हें इनकम होती है। तो अगर लीगल तौर पे देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन ऐसा किया जाता है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर 222, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण। ये प्रक्रिया जो है ना, ये वर्णित है 222वें में। 223वां जो है, इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी ध्यान दीजिएगा, और अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो ठीक नीचे यानी 224 में। अब 224 के कुछ पार्ट भी हैं, जैसे कि 224 क, और इसमें उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसका वर्णन प्राप्त होता है। और ये निरस्त नहीं है, हर बार क ख जो है वो निरस्त हो जाए, ये आवश्यक नहीं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं 225। ठीक है, विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, और साथ में 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 क जो है ना, इसमें अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं होगा, ऐसा कहा गया था और इसको कर दिया गया निरस्त। यहाँ पर ये निरस्त हो गया। और 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, वैसे जैसे वहाँ पे एक सुपर पावर सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होती है, वैसे ही यहाँ पर हाई कोर्ट को प्रदेश में प्राप्त हुई। और 228वां जो है, इसमें बताता है, आपको आर्टिकल यहाँ दिख रहा है, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। और 228 क में कहा गया कि राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। बाद में ये था पहले संविधान में, लेकिन बाद में इसको निरस्त कर दिया गया। इसके बाद है 229, और इसमें उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय इत्यादि का ब्यौरा प्राप्त होता है। और उच्च न्यायालयों की जो अधिकारिता है उसको संघ राज्य क्षेत्रों पर भी विस्तृत किया गया, विस्तारित किया गया, और उसका जो प्रमाण है वो हमें प्राप्त होता है 230वें अनुच्छेद से, जो कि यहाँ पर। इसके बाद है अनुच्छेद 231, और 231वां जो अनुच्छेद है वो ये बताता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए, इस वाले को ध्यान से देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। मतलब एक उच्च न्यायालय जो है, आवश्यक नहीं है कि सिर्फ अपने ही प्रदेश को अपने अधिकार में रखता हो, वो कई सारे प्रदेशों पर अपना न्यायिक अधिकार रख सकता है, और ऐसा है भी। अंत में व्याख्या का वर्णन है 232, और वो निरस्त हो चुकी है, तो किसी काम की नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा, हाई कोर्ट को देखा, अभी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो कि अधीन काम करते हैं, इनके अधीन काम करते हैं, उनका ब्यौरा हम देखेंगे। तो इसमें आप देखें, जिला स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो वर्णन है वो प्राप्त होता है 233 से। और 233 का जो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए जाने वाले निर्णयों इत्यादि का जो विधि मान्यकरण है उसका विवरण प्राप्त होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है 234, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती। ठीक है, इसका वर्णन है, और किसमें है, 234 में। 235 जो है, ये अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कैसा होगा, किसका होगा, उसका आपको परिचय देता है। निर्वचन का जो प्रावधान है वो 236 में है। और 237वां अंतिम जो इसके संदर्भ में है वो बताता है कि कुछ वर्ग या वर्गों के लिए, मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है, मजिस्ट्रेटों का इस अध्याय के उपबंधों पर लागू होना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेदों को। अब अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ही आर्टिकल पर सीमित है, और ये है प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य, और असल में इसको निरस्त कर दिया गया है। ये क्या है, ये निरस्त हो चुका है, तो बहुत काम का नहीं है। हालांकि देख लीजिए, राज्य के भाग 6 के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना। ठीक, तो ये हमने यहाँ तक देखा। अभी संघ राज्य क्षेत्रों की ओर चलते हैं। 239 से वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर 239वां जो अनुच्छेद है वो आपको बताता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा। और 239 क जो है, यहाँ आप देखें, 239 क कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों के सृजन की बात को करता है। 239 क मतलब यहाँ पे क्लॉज ए, सब क्लॉज ए ऐसे करके
ये मतलब 239 जो है ये मुख्य अनुच्छेद है, ये क जो है वो उसका एक क्लॉज है और उसका भी सब क्लॉज है क। इसको आप ए के तौर पे देख सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि दिल्ली के संबंध में जो विशेष उपबंध है वो आपको यहाँ से दिखाई देते हैं। और क ख जो है 239 का ही, उसमें संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो गया तो उस दशा में कौन से उपबंध लागू होंगे कौन से नहीं, इसका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। और 239 ख आप यहाँ ठीक नीचे देख रहे हैं, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। पीछे हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल का देखा था, यहाँ प्रशासनिक शक्ति की बात की जा रही। और 240वां अनुच्छेद आपको बताता है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने के लिए जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो कौन सी होती है, मतलब क्या होती है। तो उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है 240 में से। 241वां अनुच्छेद कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और कुर्ग वाला जो है वो निरस्त कर दिया गया है ना। तो 242 किसी काम का नहीं। 243 से हम लोग पंचायतों की ओर चलेंगे और पंचायतों में परिभाषा है सबसे पहले, और वो 243वें अनुच्छेद में आपको दिखाई देती है। ठीक है, पंचायतों की परिभाषा। उसके बाद ग्राम सभाओं का वर्णन जो है वो 243 क में है। 243 ख जो है इसमें पंचायतों का गठन कैसे होगा उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और गठन हो गया तो संरचना कैसी होगी, तो संरचना का वर्णन आपको प्राप्त होता है 243 ग में। इसके बाद स्थानों के आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वो 243 घ में दिखाई देते हैं। 243 अंग जो है इसमें पंचायतों की अवधि इत्यादि के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सदस्य, यहाँ आप देख रहे हैं 243 च, सदस्यता के लिए निरअर्हताएं। ठीक है, सदस्यता के लिए निरअर्हताओं का जो वर्णन है वो हमें प्राप्त होता है च से, 243 च से। 243 6 जो आप देख रहे हैं इसमें पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व होते हैं उनका वर्णन प्राप्त होता है। 243 ज पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, इनका विवरण है। 243 झ इसमें वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन होगा ऐसा कहा गया है। और पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा का जो वर्णन है वो 243 ईया में दिखाई देता है। इसको पहचानते हैं ना आप, ईया। इसके बाद देखें ट, तो 243 ट जो है इसमें पंचायतों के निर्वाचन की बात है, जबकि 243 ठ जो है इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना जो उससे संबंधित प्रावधान है वो दिखाई देते हैं। 243 ड़ है, इसमें आप देखें कि भाग का कतिपय, मतलब ये जो भाग है, ये जो हिस्सा है इसका कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। ऐसा नहीं कि हर जगह लागू हो जाएगा, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये नहीं होगा। विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना होना ये ढ में है। और अड़ जो है इसमें कहा गया कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यहाँ न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, उसको वर्जित किया गया है। तो यहाँ तक हमने जो ग्राम पंचायतें हैं उनके विषय में देखा। अब इसके बाद है नगर पालिकाओं की जानकारी, क्योंकि नगर का प्रशासन जो है वो नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के माध्यम से चलता है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो परिभाषा है वो 243 त में दिखाई देती है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। और 243 थ जो है इसमें नगर पालिकाओं के गठन की बात कही गई है। 243 द को देख लेते हैं, नगर पालिकाओं की संरचना का जो प्रावधान है वो हमें यहाँ से दिखता है। 243 ध वार्ड समितियों आदि का गठन, संरचना और स्थानों के आरक्षण की बात 243 न में है। 243 प जो है इसमें नगर पालिकाओं की अवधि इत्यादि के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और 243 फ सदस्यता के लिए निरअर्हता की बात करता है। नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की चर्चा अगर हम करेंगे तो वो हमें दिखाई देगा 243 ब में। और 243 भ जो है इसमें नगर पालिकाओं के द्वारा जो अधिरोपित किया जाता है, मतलब क्या अधिरोपित किया जाता है, तो ये टैक्स है, कर है। तो कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां कहाँ पर होती हैं, कैसी होती हैं, क्या होती हैं, वो सब हमें दिखाई देता है। वित्त आयोग का वर्णन किया गया है नगर पालिकाओं के संदर्भ में। वित्त आयोग का वर्णन किया गया है 243 म में। और नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, ये जो संपरीक्षा का प्रावधान है ये 243 य में दिखाई देता है। और इसके बाद आप लंबे चौड़े तौर पे देख रहे हैं यहाँ से य क जो है ना 243 का ही, यहाँ सब 243 में ही चल रहे हैं। तो य क जो है ये नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात करता है। य ख जो है ये संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, इसका प्रावधान करता है। उसी प्रकार से यहाँ लागू न होने का जो वर्णन है वो य ग में प्राप्त होता है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन को याद रखिएगा, उसके नीचे जो ये सब है ना वो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि देखना सभी को है। तो इसके बाद जिला योजना के लिए समिति होगी, इसका प्रावधान य घ में है। और य ड जो है इसमें महानगर योजना के लिए समिति और विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, इसका वर्णन य च में किया गया है। और य छ जो है इसमें कोई न्यायालय निर्वाचन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसका जो हस्तक्षेप है उसको वर्जित किया गया है, इसका वर्णन प्राप्त होता है। अब यहाँ से हम सहकारी समितियों को देखेंगे।
तो सत्ता के विकेंद्रीकरण में इन सभी का अमूल्य योगदान है। सहकारी समितियों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, परिभाषा का वर्णन प्राप्त होता है हमें य ज में, ये भी 243 में ही चलेगा। और उसके बाद बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल का जो वर्णन है वो य झ में है। य ट में बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की बात है और बोर्ड की बर्खास्तगी, चूंकि बोर्ड बना है तो उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है, तो बोर्ड की बर्खास्तगी, निलंबन और अंतरिम व्यवस्था जो है उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है य ठ से। सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण करना ये य ड में है। और य ढ जो है इसमें सामान्य सभा की बैठक का आहूत होना, सदस्य का सूचना पाने का अधिकार य अड़ में है। और य त जो है इसमें रिटर्न से संबंधित प्रावधान है और ये हमारे चैनल का नाम है, तो इसको आप अनुच्छेद का हिस्सा मत समझिएगा। इसके बाद देखें य थ, तो अपराध और दंड का प्रावधान यहाँ से, और बहुराज्य व्यापी जो सहकारी समितियों का आवेदन है उसका जिक्र हमें प्राप्त होता है य द में। उसके बाद य घ और य न है, इसमें आवेदन की बात की गई है एक में, और वर्तमान कानून जारी रहेंगे ऐसा कहा गया है। तो इसके बाद अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की चर्चा आरंभ करते हैं और यहाँ से अनुच्छेद परिवर्तित हो रहा है। 243वां अनुच्छेद जो है वो काफ़ी लंबा खिंच गया, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा। अब यहाँ से हम देखेंगे 244, जिसमें कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा की गई। इसके बाद है 244 क, और 244 क जो है इसमें असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाने की बात, और साथ में वहाँ स्थानीय विधानमंडल और उसको आप मंत्रिपरिषद भी कह सकते हैं। तो इनका या दोनों का, मतलब दोनों हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, इनका सृजन करने का जो प्रावधान है वो प्राप्त होता है 244 क में। तो 244वां अनुच्छेद जो है वो संबंधित है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से। इसके बाद है 245, और यहाँ से संघ और राज्यों के बीच में जो विधायकीय संबंध है, मतलब विधायिक संबंध है असल में, उनका वर्णन हमें मिलेगा। तो 245 जो है इसमें कहा गया कि संसद के द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किया जाएगा। और 246वां ये कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं उनकी विषय वस्तु क्या होगी वो जानना आवश्यक है। साथ में वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान हमको दिखते हैं 246 क में, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात हो रही है। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद को शक्ति दी गई है और वो 247 में है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों का जो प्रावधान है वो 248 में है। और 249वां जो है ये बताता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ठीक है। अब यहाँ भी संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो अगर राष्ट्रीय हित का मामला है तो वहाँ विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। कायदे से तो राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार का होता है, लेकिन ये एक तरह का विशेषाधिकार संसद को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं और अगले वाले को देखिए यहाँ पे 250वां, यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, अगर इमरजेंसी राज्य में लागू है और ऐसा कोई जनहित का मामला है जो कि राज्य सूची में शामिल है, मतलब एक विषय के तौर पे शामिल है, तो संसद लोकहित के लिए वहाँ पर विधि बनाने का काम कर सकती है। इसके बाद 251वें को देखते हैं। अनुच्छेद 249 और 250 इसके अधीन बनाई गई जो विधियाँ होंगी वो राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में फिट बैठेंगी या नहीं ये आवश्यक नहीं है। तो दोनों के बीच में अगर असंगति होती है, मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं, विरोधाभास दोनों के बीच में होता है, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? क्योंकि कायदे से राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का हक राज्य सरकार का है, लेकिन संसद कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। मान लीजिए कि वो राज्य की नीतियों के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, हालांकि लोकहित का मामला है तो मैच करेगा ही, लेकिन अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाती है तो उसमें क्या किया जाएगा वो इसमें दिया हुआ है। इसके बाद है 252। अब इसमें यह बताया गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार भी किया जाना। ऐसा भी होता है, मान लीजिए 1 से ज़्यादा राज्य हैं और वो आपस में सहमति दे रहे हैं, संसद को कह रहे हैं कि राज्य सूची के विषय पे या कोई भी एक मुद्दा है उस पर आप कानून बनाइए और वो हमारे अंदर मान्य होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में संसद क्या करती है, कैसे काम होता है, वो सब इसमें दिया हुआ है। इसके बाद 253वां, और इसके अलावा कोई और जो और राज्य हैं, अन्य राज्य हैं, वो भी इसको अंगीकृत कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी रोक टोक नहीं। तो हम बात करेंगे 253वें की। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वहाँ से तरह तरह के समझौते होते हैं और उसमें जो राज्यों का वेलफेयर है वो अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। तो राज्यों में उनको लागू करना है तो उस परिस्थिति में क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कैसे होते हैं, वो सब दिया हुआ है।
इसके बाद है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में अगर असंगति होती है तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा। साथ में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय के तौर पे मानना, इसका जो वर्णन है वो 255वें अनुच्छेद में हमें दिखाई देता है। अब अगला जो हमारा मामला है वो केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर हम विधायी संबंधों में एक छोटी चर्चा तो कर ही चुके हैं, लेकिन जो प्रशासनिक संबंध है उसमें केंद्र और राज्य कैसी भूमिका निभाते हैं, कौन इसमें ज़्यादा शक्तिशाली होता है, किसके पास थोड़ी कम पावर होती है, वो सब हम देखें। तो यहाँ एक तथ्य के तौर पे ही है, विस्तार से हम आगे देखेंगे ही। 256वां जो है इसमें कहा गया कि राज्यों की और संघ की बाध्यता सीमाएं जो है वो अपरिमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि अधिकार मिला है तो अनलिमिटेड, तो ये आपने देखा। और 257 जो है इसमें कुछ दशाओं में राज्यों और संघ का नियंत्रण, मतलब राज्यों पर संघ का नियंत्रण। ऐसा नहीं है कि राज्य जो है वो निरंकुश हो जाएंगे, यहाँ उनका जो पूरा नियंत्रण है वो संघ के पास रहेगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं 257 का राज्यों को सशस्त्र बलों या फिर संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग देना होगा। अब ये निरस्त कर दिया गया है, ये बाद में समाप्त हो गया। कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति, मतलब कुछ विशेष अगर दशाएं उत्पन्न होती हैं तो संघ जो है वो राज्यों को विशेषाधिकार देता है। और संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति, इसका जो वर्णन है वो 258 में है। ये दोनों हमने देखा। इसके बाद नंबर आता है 259 और 260। तो 259वां जो है इसमें पहली अनुसूची का जो भाग बी है उसमें राज्यों के सशस्त्र बल, राज्यों के अंदर सशस्त्र बलों की बात थी, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद है 260 राज्य का मतलब यहाँ पे भारत राज्य की बात हो रही है, किसी प्रदेश की बात नहीं हो रही है। तो भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, संघ के पास कितनी शक्ति वहां पर रह जाती है, इसका वर्णन। अब यहाँ 261, 62 और 63वां, ये जो 3 आर्टिकल हैं ये अंतर्राज्यीय संबंधी अनुच्छेद है, मतलब अंतर्राज्यीय जो मामले हैं उनका वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहला जो इसमें है वो तो सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों की चर्चा करता है। जो दूसरा वाला है उसमें अंतर्राज्यीय नदियाँ, नदी दून है, जल संबंधी विवाद है, तो उसमें न्याय निर्णय कैसे होगा। आपने देखा होगा कि जो नदी जल विवाद या नदी जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद होते हैं उसमें तरह तरह के ट्रिब्यूनलों की स्थापना की जाती है। ये जो न्यायाधिकरण होते हैं ये कोर्ट का बोझ हल्का करते हैं, क्योंकि कोर्ट में वैसे ही बहुत सारे सिविल और फौजदारी के मामले जो हैं वो पेंडिंग रहते हैं। अब उसमें ये नदी का विवाद और पर्यावरण से संबंधित विवाद अगर इकट्ठा हो जाएगा तो फाइलों का ढेर इतना बड़ा हो जाएगा कि कोर्ट के वश की बात रहेगी ही नहीं, है ना। तो इनके लिए अलग मामले, अलग क्षेत्र बना दिए गए हैं। जैसे कि एनजीटी आप देखते हैं, तो पर्यावरण संबंधी जो मतलब हरियाली के दुश्मन हैं उनसे निपटने के लिए आपका एनजीटी काम करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और वहाँ पे क्या है, इससे संबंधित जो मामले हैं उनका निपटारा होता है और त्वरित कार्रवाई होती है, शीघ्र निपटारे के लिए भी इनको बनाया गया है। वैसे ही अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद न्यायाधिकरण होते हैं उनमें राज्यों के बीच में नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, तो उसमें सुलझाने के लिए इन्हें बनाया जाता है। तो उनका वर्णन आप देख रहे हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो उपबंध है वो प्राप्त होते हैं 263 में। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अंतर्राज्यीय जो अनुच्छेद है, मतलब इससे संबंधित जो प्रावधान है उनको देखा। इसके बाद जो अगली हमारी चर्चा होगी वो संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर होगी। ये अनुच्छेद जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और एक पूरा आप राज्य व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।